यूपी चुनाव हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। यूपी में वार पलटवार का दौर चल रहा है। नेताओं के वादे और दावों के बीच जनता का मूड आखिर क्या है, इसी को लेकर हम सर्वे दिखाने वाले हैं। आंकड़ों का गणित समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग और मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं, मौजूद हैं। आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। जनता की बात सीधे आप तक वो पहुंचाएंगे। हमारे साथ अंबेडकर नगर से अजय दुबे हैं, लखनऊ से रणवीर हैं और रायबरेली से जैनेंद्र जुड़े हुए हैं। इन सभी के पास चलेंगे, ग्राउंड जीरो से हकीकत आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वे का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यह है बहुत जरूरी इसलिए कि आखिर चुनावों से पहले जनता के मन में क्या उथल पुथल चल रही है। इन्हीं से जुड़े कुछ सवाल जब हम लेकर पहुंचे हैं जनता के बीच, तो आखिर वो क्या कहती है, इसी को लेकर देखिए पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान से बीजेपी को कितना फायदा होगा? प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी वाला बयान दिया था, क्या बीजेपी को उससे फायदा होने जा रहा है? तो देखिए नतीजा आपके सामने है। क्या कहता है सी वोटर का सर्वे? बहुत फायदा होगा ये कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 40% का। कम होगा ये कहने वाले लोग हैं 16%, लेकिन 44% ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी वाला बयान दिया था, उससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। 44% लोग, अजय 44% लोग ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए बयानों की तो जैसे अभी बारिश है उत्तर प्रदेश में। पहले लाल टोपी वाला बयान प्रधानमंत्री ने दिया, फिर अब तो योगी, अनुपयोगी, उपयोगी, बहुत सारे बयान है। जरा जनता से आप डायरेक्ट पूछिए, क्या उन लोगों के मन में इस तरह की बयानबाजी का असर पड़ता है? निश्चित ही लाल टोपी, प्रयोगी, अनुप्रयोगी, आज फिर जेपी नड्डा जी आए हुए थे अम्बेडकर नगर, तो अनुप्रयोगी वाली बात, प्रयोगी वाली बात, इन सब बातों पे उन्होंने कही। लेकिन आम आदमी कैसे देख रहा है, आम आदमी के बारे में क्या इस विषय में ख्याल है, उससे पूछते हैं। साहब, समाजवादी पार्टी के जैसा कि जिक्र किया आपने समर्थक हैं, जो टोपी को लेकर, दूसरी बातों को लेकर बयानबाजी हो रही है, जमीन पे असर उसका कुछ पड़ रहा है? क्या लग रहा है आपको? टोपी हमारी जब से समाजवादी पार्टी की नींव पड़ी है, तब से लाल टोपी लगा के समाजवादी के लोग चलते हैं। ये टोपी ही समाजवादियों की पहचान है। अच्छा, आप बताइए, आपकी तो टोपी का कलर लाल है, लेकिन ये समाजवादी वाली टोपी नहीं है, तो उनकी टोपी को लेके जो पूरा झगड़ा है, ग्राउंड पे असर उसका पड़ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब की यूपी के अंदर 100% अखिलेश की सरकार है। कारण क्या लग रहा है आपको इसका? टोपी का रंग लाल है इसलिए तो नहीं कह रहे हैं आपकी वाली? नहीं, अब की सरकार निश्चित है। इसमें आज कुछ तो यहाँ पर आए थे जेपी नड्डा जी, संवाद उन्होंने भी किया, तो आपके मन में क्या विषय ऐसे हैं कि आपको लगता है सरकार बदलेगी, ऐसी कोई बात होगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि उनका काम बोलता है अखिलेश यादव का। आप बताइए सर, आप तो नेता है बीजेपी के, ये समर्थक है, सपा के नेता हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो मुद्दे टोपी को लेकर, जिन्ना को लेकर, ये बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं, इनका असर जमीन पर पड़ रहा है? वोटर देख रहा है इनको? अभी मैंने नड्डा जी का भाषण सुना है। इनको गन्ना किसानों की चिंता नहीं है जितना इनको जिन्ना की चिंता है। जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना एक साथ करना, ये निश्चित तौर पे हम देशवासियों के लिए अपमान का शब्द है। और जहाँ तक हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अखिलेश जी अच्छी सरकार, अच्छा काम कर चुके हैं, अगर अच्छा काम कर चुके होते तो उनकी सरकार जनता यहाँ से उनको हराती और भाजपा को न बनाती। अच्छा, भाजपा की बात करें सर, आप बताइए, आपकी टोपी का रंग तो चलिए सफेद है, सपा की लाल टोपी बड़ी चर्चा में थी, जमीन पे असर उस टोपी की चर्चा का, दूसरी बातों का है कि आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दे क्या है अम्बेडकर नगर मुद्दे में यही है, विकास चाहिए यहाँ की जनता को। तो विकास कैसे होगा सर, आप ही बताइए, विकास का मुद्दा क्या क्या है? अम्बेडकर नगर में विकास का पैरामीटर क्या है? और नेताजी कौन है जो विकास करवाएंगे? अखिलेश जी करवाएंगे या महाराज जी करवा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अभी भाजपा और सपा ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये लाल टोपी, हरी टोपी, ये क्या है? आप हट करके क्यों बात करते हैं? आप विकास की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, ठीक है? उद्योग धंधे कहाँ हैं? बैंक क्यों बंद हो रहे हैं, इसकी बात कीजिए। इसमें तो आप सरकार बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी को सामने ला करके ये डाइवर्ट कर रहे हैं, सही दिशा में काम नहीं करना चाहते। देश के विकास से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, व्यापार ठप हो रहा है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, इस पर सरकार बात नहीं करती। अच्छा, इनके मुद्दे ये बता रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो जमीन का अम्बेडकर नगर का मुद्दा है, उसमें बड़े मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के लेवल के मुद्दे हैं, भारत के लेवल के मुद्दे हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं? वोट करने जाएगा आम आदमी अम्बेडकर नगर का, तो उसके मुद्दे क्या रहेंगे? अम्बेडकर नगर का मेन तो विकास का रहेगा। यहाँ पे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बना,
और सपा की सरकार में बसपा गवर्नमेंट में बना। सपा की सरकार आई, वो सारा मशीनरी उठा के अपने जिलों में ले गई, सैफई ले गई, आजमगढ़ ले गई। तो हमारे ज़िले में क्या हुआ है, एक योगी सरकार आने के बाद इतनी सड़कें यहाँ बन गई हैं, सड़कों का पूरा जंजाल बिछ गया, 4 लेन 6 लेन हर तरह से। और भाई साहब बोल रहे हैं कि विकास की बात करिए, हम लोग बात नहीं करते हैं, भाजपा वाले काम करके दिखाते हैं। गन्ना किसानों का आज गन्ना ले जाइए, 10 दिन बाद भुगतान लीजिए। मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में जितने खुल गए हैं कभी नहीं। अम्बेडकर नगर के लोग और मुद्दे जो इनके महत्वपूर्ण हैं, अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं उनके परे जाकर जो मूल मुद्दे जमीन के उनकी भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव लड़े जाते हैं, जनता कम से कम यही समझती है। हालांकि राजनेताओं के लिए मुद्दे उनके अपने अलग हो जाते हैं और सियासी बयानबाजी ज्यादा उनके लिए हावी हो जाती है। ठीक है, अब हम रायबरेली का रुख करेंगे, वहां से मेरे संवाददाता इस वक्त बने हुए हैं, जैनेंद्र हमारे साथ हैं। जैनेंद्र, वैसे तो देखिए लाल टोपी वाला जो बयान है ये खींचतान समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, लेकिन चूंकि आप रायबरेली में हैं, प्रियंका गांधी भी वहां पर थी, आप उनसे बात भी कर रहे थे, जरा वहां की जनता से भी जानिए उनके लिए क्या ये वाकई चुनावी मुद्दा है और वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। जरूर शिरीन, मैं रायबरेली के आम लोगों से पूछता हूं। इसमें देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर भी हैं, आम लोग हैं जरूर, लेकिन सब किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या समर्थक हैं और उसी हिसाब से अपनी राय भी रखते हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री के इस लाल टोपी वाले बयान की बात है, ये प्रतीकों में कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था का मसला है, सपा सरकार से जोड़कर जो बीजेपी आरोप लगाती है कि तब कानून व्यवस्था पर जो है वो सवालिया निशान थे और कहीं ना कहीं आरोप सीधे समाजवादी पार्टी के काडरों पर उठाया जाता था। प्रधानमंत्री ने प्रतीकों से उस बारे में बात की थी। आम लोगों से पूछते हैं कि वो किस तरीके से समझते हैं प्रधानमंत्री के हमले को और उस पर जो हमारा सर्वे है। जरा ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी वाला बयान दिया था, लाल टोपी को रेड अलर्ट बताया था, हमारे सर्वे में 40% लोग मानते हैं कि उस बयान से जो है वो फायदा होगा, हालांकि 44% मानते हैं कि नहीं, इस बयान से कोई फायदा नहीं होगा। आप बता रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, तो आप तो खुश होंगे इस बात से कि 44% लोग मानते हैं कि पीएम के इस बयान से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि रेड अलर्ट का ये मतलब है कि ये लोग डर रहे हैं। रेड अलर्ट से क्या होता है, खतरा होता है, तो बीजेपी को अब हम लोगों से है खतरा। बीजेपी कह रही है कि आम लोगों को खतरा था जब आपकी सरकार थी, तो इसका क्या जवाब देते हैं आप लोग? अरे लखीमपुर हिंसा केस देख लीजिए, किसको खतरा, किसानों को खतरा हुआ ना, किसी और जनता को खतरा हुआ? बीजेपी वाले खुद खतरा कर रहे हैं अपने। कितना छोटा लड़का है, नौजवान है और कितने डट के प्रधानमंत्री की बात का बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। आप बीजेपी के समर्थक हैं, ये बताइएगा प्रधानमंत्री को आकर के यूपी में ये बातें कहनी चाहिए कि लाल टोपी, रेड अलर्ट, अगर उन्हें रिपोर्ट कार्ड दें और दूसरी सरकार पर अगर हमले करने हैं तो आंकड़ों के साथ करें। ये लाल टोपी वाली बात क्या होती है? 44% जनता कह रही है इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्या कहना है आपका? सर, इस सरकार के पहले जो कानून व्यवस्था थी कितनी बेकार थी, आप खुद देखिए। आज गुंडा राज जो खत्म हो गया है, इनकी सरकार में गुंडा राज इतना ज्यादा हुआ करता था। कानून व्यवस्था की बात करें ना, ये लाल टोपी, कोई लाल टोपी पहनता है, कोई दूसरी टोपी पहनता है, ये टोपी वाली बात करनी चाहिए क्या वो भी खुद प्रधानमंत्री को? देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव जब चलता है तो कुछ ना कुछ है जो इंसान को बोलना पड़ता है जी। तो चुनाव में ये सब है जो बयान। ठीक है, मुद्दे का बचाव तो कर रहे हैं लेकिन बयान का बचाव ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, किसी पार्टी से हैं या आप सामान्य किसी पार्टी से? नहीं, सामान्य है। ये बताइए, जो टोपी वाली बात की प्रधानमंत्री ने, लाल टोपी को रेड अलर्ट कहा, आपकी नजर में ये बयान को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे से जुड़ा हुआ बयान है या मुद्दे से भटकाने वाला है? ये कहा जाए तो मुद्दे से तो कुछ भटकाना वाला नहीं है और ये थोड़ा सही है। क्या कहते हैं, वो अपने स्तर से ले रहे हैं, तो ये हमें नहीं लगता कि ये गलत कह रहे हैं। कैसे गलत नहीं कह रहे हैं, आप बताइए। अरे टोपी के का कोई मतलब नहीं है कहने का। ये आप बताइए, आपको कुछ कहना है इस लाल टोपी वाले बयान पर? आपको लगता है ये बयान सही है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि लाल टोपी अखिलेश यादव जो हैं कभी न कभी कोई दूसरी टोपी पहन लेते हैं, कभी दूसरी टोपी पहन। तो इसके टोपी उसके सर और ये नेता करते हैं और उस पर जनता क्या रिएक्शन दे रही है, सर्वे भी बता रहा है, हम लोग भी बता रहे हैं। देखिए, जनता को भी समझ में आता है कि ये आखिर जुमलेबाजी ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं हो सकता। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब हम बात करेंगे एक और सवाल की, क्योंकि सर्वे के दौरान ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, जब हमने पूछा तो क्या कुछ कहा गया जनता की तरफ से। सवाल दरअसल विकास से जुड़ा हुआ है, सवाल है गोरखपुर एम्स से जुड़ा हुआ कि गोरखपुर एम्स से बीजेपी को पूर्वांचल में क्या फायदा होगा, क्योंकि पूर्वांचल एक बड़ा गढ़ नजर लगातार सभी की बनी होती है, लेकिन गोरखपुर एम्स से क्या बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा? तो देखिए, 58% लोग हाँ कह रहे हैं कि हाँ होगा बीजेपी को फायदा, 58%, लेकिन 42% लोगों का यह मानना है कि कोई फायदा नहीं होगा। गोरखपुर एम्स से बीजेपी को पूर्वांचल में फायदा होगा, लेकिन फिलहाल ये आंकड़े कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि फायदा होगा। अब चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, रणवीर के पास हम चलेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, पूर्वांचल में
फायदा किसे, नुकसान किसे? गोरखपुर एम्स से जब जुड़ा हुआ सवाल हमने पूछा सर्वे में, तो ज्यादातर मानते हैं कि बीजेपी को फायदा होने जा रहा है। आप भी जरा बात कीजिए, क्या कह रही है जनता? बिल्कुल विकास की बात है और बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। आपसे पूछूंगा, पूर्वांचल एम्स बनाए और उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, कितना फायदा मिलेगा चुनाव? निश्चित तौर पे बहुत ही फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, बाकी सरकारें अभी तक ध्यान नहीं दे रही थी। जब से यूपी आज़ादी के बाद से सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज बने थे, अब जाके वो 23 मेडिकल कॉलेज केवल योगी जी की सरकार में उनका लोकार्पण शिलान्यास हो चुका है। इस तरह की तमाम योजनाएं हम लोगों की तरफ से फायदा मिलेगा, निश्चित तौर पर फायदा। आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य करती आई है वो सब बहुत ही अच्छी तरीके कर रही है और आगे भी जो कार्य कर रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्य करेगी वो। अच्छा, कुछ ज़रा ऐसे लोगों से पूछते हैं, आम लोगों। आप बताएं भैया, आपको क्या लगता है कि एम्स का उद्घाटन किया बीजेपी ने, फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को इसका चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किस बात का फ़ायदा मिलेगा? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है, मैं लखनऊ से हूँ, नौजवान हूँ, राजनीति में भी सक्रिय हूँ। लेकिन बात अगर मोदी जी और योगी जी के कामों को किया जाए तो हम कोरोना का वो समय भी याद करते हैं कि वो एम्स कहाँ थे, ये अस्पताल कहाँ थे, ऑक्सीजन कहाँ थी? जब हम सड़कों पर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे तब कहाँ थे मोदी जी का? ये इनके बात सुनिए, आगे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पे रहता था और समाजवादी पार्टी घर के अंदर सोने का काम करते थे। सुनिए, अध्यक्ष से लेके महानगर अध्यक्ष, चाहे लखनऊ का कार्यकर्ता वो सड़कों पर था और माननीय अखिलेश यादव जी सफाई के अंदर मुझे करवाने का काम करते थे। और मैं जहाँ भगवान राम के नाम से दिक्कत होती थी, अखिलेश यादव जी भगवान राम का नाम लेते और इससे पहले क्या उन्होंने ये चिल्लाकर झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। मैं भाजपा के समर्थक से कहना चाहता हूं, भाई आराम से बात करो। झूठ बोल रहे हो, हम लोग को भी पता है, सच धीरे भी बोला जा सकता है। ये बात बताइए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में, गोरखपुर एम्स, तमाम सारी आप क्या कह रहे हैं? एम्स बनने से फायदा होगा बीजेपी को? एम्स बनने से 5 साल बीत गया और मोदी जी को 7 साल बीत गए। देश में भुखमरी की स्थिति है, देश में जो है लाचारी की स्थिति है। आज देखिए, खाना ना खा के आए हो कि नहीं? भैया मैं आपको बता दूं, जहां तक कि कोरोना की बात कर रहे हैं, वहां मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुआ हूं। 15 अगस्त 2020 में मैं पॉजिटिव हुआ था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ था और मुझे सरकार आपको जानकारी भाई ये बताइए अस्पताल में बेड नहीं था, अस्पताल में बेड नहीं था, बेड नहीं था, योगी जी यानी सड़कों पर घूम गए थे, तुमको जानकारी नहीं है? भाई साहब, एक उत्तर प्रदेश एक समय था कि जब सफाई में जिस तरह से, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, उत्तर प्रदेश पहले जाना जाता था सफाई में नाच के लिए, जहाँ तमंचे पे डिस्को हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश में ये भुखमरी की बात कर रहे हैं। जिस समय मुजफ्फरनगर के दंगे उत्तर प्रदेश में हो गए थे, उस समय अखिलेश यादव सफाई में नाच देख रहे थे। यह था जिनका अखिलेश जी सफाई में नाच करवा रहे थे। बाबा गोरखनाथ मंदिर में क्या हो रहा था? सफाई में क्या हो रहा था? सफाई में नाच देख के अंदर मैं उन महानुभाव से मेरी बात अपने काम का हिसाब नहीं देंगे, बस चिल्लाना आता। देखो सच, देखो ये भाजपा का संस्कार है। ये भाजपा सिर्फ एकमात्र एक्सप्रेसवे बना के पूरे 5 साल गाते रहे, उसका भी उद्घाटन माननीय योगी जी की सरकार ने किया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, ट्रेनिंग क्या है? हथियार है, किसानों का हथियार है। पति कौन है? बलात्कारी है। हमारी पार्टी में नहीं। अजय मिश्रा कौन है?
थे और काला पलटा का कब सिंह कौन है? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन है? गुंडाराज समाप्त करने का काम किया है। इस तरह से समर्थक है और समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, तो ये चुनाव है और चुनाव में जैसे जैसे मुद्दे बढ़ेंगे, बयानबाजियां बढ़ेंगी, रिएक्शन कुछ सड़कों पर बिल्कुल। देखिए जो टक्कर हम आंखों में देख रहे हैं वही हम जमीनी आपकी ग्राउंड जीरो पर भी वही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एसपी और बीजेपी जो है वो आपस में कई मुद्दों को लेकर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अब हम मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। दिबांग और साथ ही प्रदीप जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, हमने देखा, देखिए ग्राउंड जीरो पर तो कई मुद्दों को लेकर माहौल गर्म है, लेकिन बात क्योंकि मैं इसकी कर रही थी कि पूर्वांचल में किसे फायदा होने जा रहा है। गोरखपुर एम्स का जिक्र कर लें, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, फायदा होता दिख रहा है। आपके नजरिए में क्या है, बीजेपी को फायदा मिलेगा इन तमाम चीजों से, चाहे धर्म हो चाहे कर्म हो? देखिए, अभी जो हम लोग बातचीत सुन रहे थे वो तो हाईली पोलराइज्ड, दोनों पक्षों के जो है समर्थक, वो आम मतदाता के रूप में, उनकी राय के रूप में उसको शायद देखना मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं। एक बात। दूसरी बात, कोई भी विकास का कार्य इतना बड़ा अगर एम्स बना है तो उसका फायदा होगा ही लोगों को। नेपाल से, कहां से, आसपास के जिलों से, बिहार से लोग आते थे गोरखपुर में इलाज के लिए। एक समय जो जापानी बुखार जिसको कहते थे, बच्चों में इंसेफ्लाइटिस जो होता था, उससे हजारों की संख्या में हर साल मौत होती। स्थिति सुधरी है तो वो मौतें लगभग नहीं के बराबर हो गई हैं, 3-4-5% रह गया है। तो कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा तो उसका फायदा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग डेवलपमेंट के मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो उस जो उनकी जिंदगी में असर डालता है। तो इस तरह का जो ये जो माहौल बना है, ये जो एक परंपरा बनी आ रही थी, सोच बनी आ रही थी कि विकास के काम से फायदा नहीं होता, विकास के काम से जो है वोट नहीं मिलते, वो राजनीति बदली है। लोगों की एस्पिरेशन बढ़, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि विकास यानी उनके लिए रोजमर्रा की चीजें हो, चाहे उनकी तरक्की की चीजें हो, कौन आखिर उनके साथ खड़ा होकर काम कर रहा है, और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, अगला सवाल, आखिर क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आया, आंकड़े क्या कहते हैं बताएंगे आपको। सवाल ये है कि मेरठ की साझा रैली से अखिलेश जयंत को कितना फायदा होने जा रहा है। मेरठ में जो ज्वाइंट एक रैली की गई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तरफ से, उसका फायदा होगा और कितना फायदा होगा दोनों को। तो देखिए लोगों ने क्या कहा है। बहुत कहने वाले लोगों का आंकड़ा है यहाँ पर 45%। 45% लोग ये मानते हैं कि दोनों को फायदा होने जा रहा है, लेकिन 28% ये भी कहते हैं कि फायदा होगा लेकिन कम होगा, और ना कहने वालों का आंकड़ा 27% का है जो कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। तो 45% लोग ये मान रहे हैं कि फायदा होगा। लेकिन देखिए अखिलेश यादव जयंत के साथ साथ अब क्योंकि अपने परिवार को और बढ़ा रहे हैं, अब तो चाचा भी उनके साथ आ गए हैं। दिबांग, अब तो चाचा भी साथ में है, जयंत चौधरी का भी हाथ साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कितना फायदा होता दिख रहा है? देखिए, ये जो अलायंसेस कर रहे हैं अखिलेश, उनका वाकई में उनको फायदा होगा, और बहुत और कम जो हैं वो एक अगर हम तरफ जोड़ के देखें तो करीब 73% लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनका फायदा होगा। तो ये एक बड़ी बात है। तो अखिलेश की इस बार रणनीति यही है कि छोटे दलों से वो तालमेल करें। और अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करें, ये वो इलाका है जहां बीजेपी पिछली बार बहुत मजबूत बन के आई थी, और ये वो इलाका है जहां ये जो पूरा किसान आंदोलन है उसका भी बड़ा असर होगा। और पिछली बार मुस्लिम और जाट अलग अलग वोट कर रहे थे, इस बार जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनसे लग रहा है कि वो एक साथ वोट करेंगे। तो एक ऐसा इलाका जहां पिछली बार बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, वहां अखिलेश जो जिस तरीके से अपने पत्ते खेल रहे हैं, चाल चल रहे हैं, उससे लगता है कि उनको फायदा होगा, जो कि एक तरह से खतरे की घंटी होगी बीजेपी के लिए। ठीक है, अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। जैनेंद्र, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी, आप जरा पूछिए वहां पर कि क्या इस गठबंधन से, अखिलेश और जयंत के गठबंधन से अब शिवपाल भी साथ में है, फायदा होता दिख रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शिरीन, लोगों से पूछते हैं अखिलेश और जयंत के गठबंधन से फायदा होगा। आंकड़े बताते हैं कि फायदा होगा। हालांकि इसके पीछे किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि है जो दिबांग कह रहे थे, क्योंकि किसान आंदोलन अगर ना होता तो इस गठबंधन का गणित कुछ और होता। लेकिन अब किसान आंदोलन की वजह से यह गठबंधन बेशक बहुत मजबूत है, जो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है सर्वे में। आम लोगों से पूछते हैं, सर ये बताइए कि जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जा रहा है कि इससे फायदा होगा अखिलेश को, और सर्वे हमारे बताते हैं कि हाँ, कई लोग मानते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि फायदा होगा। आपकी राय क्या है इस पर? जी बिल्कुल फायदा होगा। अखिलेश यादव जी 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जो है, किसान आंदोलन 1 साल पूरे चला,
और 1 साल बाद जो है इन्होंने मानते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये गठबंधन ज्यादा असरकारक हो रहा है? अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो ये गठबंधन हो या ना हो बहुत फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी भी अपने जो है राष्ट्रीय लोकदल भी जो है अपना एक माने रखती है। आपको क्या लगता है अखिलेश और जयंत के साथ आने से फायदा होगा? सर्वे बताता फायदा होगा, आपको क्या लगता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उनके आने से तो फायदा होगा, क्योंकि 2017 के चुनाव में देखा जाए तो बीजेपी को 325 सीटें मिली थी, मगर अभी मुझे एक चीज़ लग रहा है कि सीटें उनकी कम होंगी। मगर अभी जिस हिसाब से लोगों में नाराजगी है जैसे कोरोना को लेके है, अभी से किसान आंदोलन को लेके, बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जिन पे सरकार मतलब विफल रही है। उसमें ये गठबंधन तो और भारी और 20 जी शिरीन, तो लोगों का की राय आपने सुनी। काफी राजनीतिक तौर पे जागरूक होते हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता, और भले ही हम रायबरेली में है लेकिन पश्चिम यूपी में क्या हवा बह रही है वाकिफ है ये लोग, और कह रहे हैं कि हाँ जयंत और अखिलेश के साथ आने से इस कॉम्बिनेशन को फायदा होगा। देखिए, जब चुनाव होंगे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन चूंकि जनता का मूड भापना बहुत जरूरी है। अजय, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, गठबंधन से कितना फायदा? गठबंधन से कितना फायदा? देखिए, सवाल मैंने अखिलेश से भी पूछा था, उनका कहना था कि मेरी गाड़ी में बड़ी जगह है, बहुत कुर्सियां हैं, बहुत लोग बैठेंगे। आम आदमी क्या इस पे सोचता है, साहब बताइए। लगातार गठबंधन पे गठबंधन अखिलेश जी करते चले आ रहे हैं, उसका असर क्या रहेगा? गठबंधन के चक्कर में जो पहले जोड़े हुए तो वो तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे उनको। गठबंधन से ये सीधा ये है कि ये कहीं न कहीं कमजोर हैं। ये कारण है कि कभी उनसे बात कर रहे हैं, कभी जयंत चौधरी से बात कर रहे हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं। ये इनकी कमजोरी है, ये समझते हैं मैं चुनाव से बाहर हूँ, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाह रही है। हाँ, इनको जो है प्रमोट करना चाह रही है कोने में, ठीक है, कि हम लाल हरा ये सब करेंगे। हिंदू कमजोरी है कोई? क्या कह रहे हैं? कमजोरी नहीं है, हम सबको मिला के चलना चाहते हैं, सर्वोच्च समाज को लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए सबको अपनाना चाह रहे हैं। सब हमारे साथ रहें, मिलकर हम लोग समाजवादी सरकार बनाएंगे, इसलिए हम लोग कमजोर थोड़े हैं। अच्छा, आपका क्या राय है सर कि जो गठबंधन है ये बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ेगा? क्योंकि जातियां तो इस गठबंधन से सेट हो रही है, सारी पार्टी कास्ट ड्रिवन पार्टी है, जितनी पार्टियां साथ आ रही है सब कास्ट पकड़ के बैठी हैं। लगता है फायदा होगा सबको इससे? अभी तक होता था, उत्तर प्रदेश में जातिगत वोट होते थे, लेकिन अब जो विकास कार्य लोग देख रहे हैं, कोरोना में घर बैठे, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको राशन मिल रहा है, वो भाजपा के नाते मिल रहा है, तो वोट तो मिलेगा। लोगों की राय है जातिगत ये जितनी छोटी पार्टियां हैं वो साथ आई हैं, उनको लेकर तमाम जो रायबरेली के और इसके अलावा जो अम्बेडकर नगर जहां मौजूद है वो लोग अपनी राय रखते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप लगातार हमारे साथ रहिए। तो देखिए, जनता का मिला जुला, कोई कह रहा है कि फायदा होगा तो किसी को लगता है कि फायदा नहीं होने जा रहा है। तो चुनावों से पहले क्या चल रहा है आखिर जनता के मन में, जनता का मूड क्या है, यही भापने की कोशिश लगातार हम करते हैं, और साथ ही आपको ये बताते हैं कि आखिर कौन से मुद्दे जनता के मन पर हावी हैं। हमने इससे पहले बात की थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन अब हम बात करेंगे उत्तराखंड की, यानी कि देवभूमि की। आप देखिए, मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा बहती हुई, इससे पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण झूला जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं, और ये पहचान है देवभूमि यानी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में आखिर जनता के मन में को टटोलने की हमने कोशिश की है कई अहम सवालों के साथ, क्योंकि यहां पर देखिए दावे वादे, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर छींटाकशी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन सब बातों का जनता पर क्या असर पड़ता है चुनावों से ठीक पहले। तो देखिए, सबसे पहला सवाल उत्तराखंड में धामी ने एंटी इनकम्बेंसी को कम किया है क्या? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए एक के बाद एक दो मुख्यमंत्री के चेहरे बदले गए उत्तराखंड में। सवाल इसको लेकर सरकार पर उठा, विपक्ष ने कहा कि सरकार के पास चेहरा नहीं है, तो क्या ऐसा करके एंटी इनकम्बेंसी जो बनती दिख रही थी उसे कम करने में कामयाब हुई है उत्तराखंड सरकार? तो हाँ कहने वाले लोगों का आंकड़ा देखिए 64% का है। 64% लोग ये मानते हैं कि हाँ कम करने में कामयाब हुई है, लेकिन 36% कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी अभी भी बनी हुई है प्रदेश में। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों को ये समझ आ रहा है कि उत्तराखंड में जो धामी के हाथ में प्रदेश की कमान दी गई उससे फायदा होगा सरकार को। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप जी बने हुए हैं और साथ ही दिबांग भी मेरे साथ है। दिबांग, यहाँ तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि धामी के चेहरे पर विश्वास करके यहां फायदा होता दिख रहा है सरकार को, आपको क्या लगता है? देखिए, जितनी जल्दी इन्होंने मुख्यमंत्री वहां पर हटाए एक के बाद एक, आप धामी जब से आए हैं तब से उन्होंने स्टेबलाइज करने की ज़रूर कोशिश की है। यंग हैं, काम कर रहे हैं लगातार। अगर आप देखें तो पिछले जो मुख्यमंत्री वहाँ पर रहे उनके मुकाबले वो प्रचार प्रसार में भी काफ़ी काम करते हैं और ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिनसे वो जनता से जुड़ें। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी वजह है जो हमारा जो सर्वे है उसमें दिख कर आ रहा है कि धामी के आने के बाद
ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कम हुई है, खत्म हुई है नहीं, कम हुई है। समझने वाली बात है। ठीक है, प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है, मतलब धामी एक चेहरा जब लाया गया तो विपक्ष ने सवाल ये उठाया सरकार पर कि बीजेपी के पास चेहरे नहीं है अब उत्तराखंड में, लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि कम से कम एंटी इनकम्बेंसी को कम करने में तो कामयाब हो रहे हैं धामी। 64% लोगों का कहना है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, 5 महीने पहले मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। उस समय जो स्थिति थी उत्तराखंड में, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि बीजेपी की सरकार लौट सकती। ये तय माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद से उन्होंने 5 महीने में बीजेपी को लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया है। बराबरी की लड़ाई दिखाई दे रही है। ये इसका श्रेय जो है पुष्कर सिंह धामी को जाता है। तमाम कदम जो दिबांग जी बात कह रहे थे, कई कदम उन्होंने इस तरह के उठाए हैं जो पीपल सेंट्रिक हैं, जो लोगों की भावना संवेदना से जुड़ते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस की समस्या ये है कि वहां जितने झगड़े हैं आपसी, अभी तक उनके सबसे कद्दावर नेता है हरीश रावत, सबसे लोकप्रिय नेता है हरीश रावत। उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं है। इससे कांग्रेस का नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर कांग्रेस को उत्तराखंड में सरकार बनानी है तो उसके लिए हरीश रावत के अलावा उनके पास कम से कम इस चुनाव में और कोई चेहरा नहीं। तो पुष्कर सिंह धामी जो है बड़ी चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस की, पीछे से निकल कर आए हैं सामने और मुकाबले को बराबरी का बना। ठीक है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जो दाव चला था उससे फायदा होता हुआ फिलहाल तो बीजेपी को यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कितना बदलेगा वोटों में ये फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुद्दों की। और एक मुद्दा ऐसा है जो हर बार चुनावों में उत्तराखंड में बना रहता है, और वो क्या है? वो है देखिए उत्तराखंड में पलायन, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में रोजगार के मौकों को ढूंढते हुए बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तराखंड में अपने मकानों को छोड़कर वो पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। हर बार हर पार्टी के लिए मुद्दा जरूर होता है, लेकिन इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो देखिए उत्तराखंड में पलायन क्या इस बार भी, यानी इन चुनावों में भी एक मुद्दा बनने जा रहा है? तो 62% लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ, ये मुद्दा इस बार भी होगा। यानी कि लोग पलायन करके जब बाहर जाते हैं तो ये सरकारों को सोचना होगा कि आखिर क्यों मजबूर होना पड़ता है। लेकिन नहीं कहने वाले लोगों का यहाँ पर 38% का आंकड़ा है जो कह रहे हैं नहीं, इस बार ये मुद्दा नहीं होगा। तो 62% जनता, यानी कि जो ज्यादातर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पलायन उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा होगा। प्रदीप जी, आपको लगता है, क्योंकि पलायन तो एक ऐसी समस्या है उत्तराखंड के लिए कि वो हर बार जस की तस अभी भी वैसी ही बनी हुई है। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार इस मुद्दे का जिक्र जरूर होता है, लेकिन लोगों को समाधान अब भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। जब तक वहां रोजगार के अवसर और रोजगार के अवसर, जब मैं कह रहा हूं तो बड़े पैमाने पर, जितनी उत्तराखंड की आबादी है उतने पहाड़ के लोग दिल्ली में रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि पलायन का स्तर क्या है। उसको रोकने के लिए 1, 2, 3 साल नहीं, साल के अलावा बड़े पैमाने पर उसकी योजना, कैसे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा किए जाए, किस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर हो, पहाड़ी इलाकों में लग सके और वहां रोजगार मिल सके, जिसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो है वो। अगर जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, उस तरह की जो है इकाइयां नहीं आएंगी, तब तक ये पलायन नहीं रुकने वाला। ठीक है, और इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है उत्तराखंड के लिए। जनता अभी भी बहुत परेशान है कि आखिर अपना घर छोड़कर क्यों उन्हें बाहर जाना पड़ता है। बहरहाल अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और सवाल के साथ ही देखिए अब बात उसकी भी होगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार उत्तराखंड के चुनावों में एक और पार्टी की चर्चा है, और वो है आम आदमी पार्टी की। यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरा जोर उत्तराखंड में भी लगा रहे हैं, पंजाब में तो लगा ही रहे हैं, उत्तराखंड में भी। साथ ही फ्री बिजली के वादे से क्या उत्तराखंड में केजरीवाल को फायदा होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, मुफ्त पॉलिटिक्स के जरिए अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो दिल्ली में उसकी शुरुआत कर चुके हैं, वही अब और राज्यों में भी दोहरा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत कहने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 42% का, कि इससे फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को। लेकिन कम कहने वाले लोग हैं 36% जो कह रहे हैं कि नहीं, फायदा होगा लेकिन कम होगा। और ना कहने वाले लोगों का आंकड़ा है 22% का, जो ये कह रहे हैं कि मुफ्त पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं होगा। दिबांग, आपको क्या लग रहा है, उत्तराखंड में फायदा होगा?
देखिए, मेरे ख्याल से ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स है, इसका इस बार बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स है ये बार बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में तो लौटा रही है, और एक खास सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जहां ये बहुत अपील करता है, जहां इस पॉलिटिक्स से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी बनाई है। 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार 100 यूनिट देती है। इससे पहले आपने जो पलायन की बात की, उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि पलायन की बात देखिए, 21 साल हो गए, 20-21 साल हो गए, 2000 में बना था उत्तराखंड, और अभी तक वहां नौकरी की व्यवस्था नहीं है। पलायन पर मैं काफ़ी मैंने पढ़ा है, पलायन को मैं फॉलो करता हूं, और पिछले 10 सालों में करीब 5 लाख लोगों ने उत्तराखंड को परमानेंटली छोड़ दिया। वहां से माइग्रेट हुए 5 लाख लोग। 750 गांव ऐसे हैं उत्तराखंड में जो आज एक तरीके से जहां रहने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, कुछ तो भुतहा गांव हो गए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो इस बार दिखाई देगी। ये फ्री वाली पॉलिटिक्स है, चाहे ये उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो या गोवा हो, यहां पर इनका बड़ा टेस्ट इस बार होगा। ठीक है प्रदीप जी, आपको भी यही लग रहा है? और साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि क्या अरविंद केजरीवाल के पास सबसे बड़ा कार्ड चुनावों में उतरने का एक बड़ा मुद्दा यही है, फ्री की पॉलिटिक्स? विपक्ष यही आरोप लगाता है कि और कुछ है ही नहीं अरविंद केजरीवाल के पास। देखिए, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने खुद ही अपनी इमेज ऐसी बना ली। दिल्ली में मुद्दा चल गया तो हर राज्य में चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। उत्तराखंड की जहां तक बात है, देखिए जब से राज्य बना है 2000 में जब बना था, तब से एक तीसरी छोटी पार्टी की गुंजाइश हमेशा रही। पहले उत्तराखंड क्रांति दल था, फिर उसकी जगह ली बहुजन समाज पार्टी ने, फिर बहुजन समाज पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही, लेकिन उसका जो व्याप है, उसकी जो पहुंच है, वो बहुत सीमित मात्रा में होती है। तो जो दिबांग जी कह रहे हैं कि उसका फ्री की जो ये पॉलिटिक्स है, उसका टेस्ट, मुझे लगता है टेस्ट तब होगा जब पार्टी का जनाधार बड़ा हो, संगठन, जब वो ये जो है सत्ता की दावेदार हो, तो उस समय फिर इन ऐसे मुद्दों का टेस्ट होता है। जब उनको, मुझे नहीं लगता कि जो है उनकी स्थिति जो है 2-3 सीटों से ज्यादा की होने वाली, तो ऐसे में इस मुद्दे का निश्चित रूप से 2-3 सीट मिलेगी तो कहा जाएगा मुद्दा नहीं चला। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 20-22 सीटें जीतने की स्थिति में हो, तब इस तरह का मुद्दा, उसका टेस्ट मुझे लगता है असली उस समय हो। बिल्कुल, और ये देखना होगा कि आखिर इस तरह की पॉलिटिक्स करके वो कितनी जगह बना पाएंगे बाकी राज्यों में भी, क्योंकि दिल्ली में तो उन्होंने ये किया है। ये फिलहाल देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, दिबांग आपका भी और प्रदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये यूपी और उत्तराखंड का ओपिनियन पोल क्या कहती है आखिर जनता जो चुनाव में वोट डालने जा रही है, जो किसे आखिर अपने फैसले से सत्ता की सीट पर बैठाने वाली है। लगातार हम इस सर्वे के दौरान आपके सामने महत्वपूर्ण सवालों को रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।